दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका हमास के बीच हुई सीधी डील, नेतन्याहू को किया साइडलाइन, आज आ सकती है बड़ी खबर। हमास ने कहा ना हुकूमत चाहिए ना नेतन्याहू का नक्शा, प्रोफेशनल हाथों में गजा का निजाम देने की मांग। ट्रंप को हुआ महसूस IDF को नहीं मिल पाएगी जीत, नेतन्याहू की गजा पॉलिसी को बता डाला वेस्टेड एफर्ट। नेतन्याहू का इकबाल जुर्म, कहा गजा में घर गिरा दिए, अब वापस जाने की जगह नहीं। रिपोर्ट के हवाले से खबर। इसराइल का यमन के 3 बंदरगाहों पर बड़ा हवाई हमला, मचा डाली तबाही। और ओमान में ईरान अमेरिका न्यूक्लियर टॉक्स रही फ्रूटफुल, जनरल बातों से आगे बढ़कर टेक्निकल लेवल तक पहुंच गई गुफ्तगू। सवाल खैर, ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी और अहम होंगी। गजा में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो इसराइल के लिए सीधा एक बड़ा झटका बन गया है। खबर यह है कि अमेरिका और हमास ने सीधी बातचीत कर ली है, सीधी डील, और नेतन्याहू को साइडलाइन कर दिया गया है। हमास ने खुद माना है कि अमेरिका से उसकी डायरेक्ट बात हो रही है, इसराइल को इस डील में शामिल तक नहीं किया गया। हमास और अमेरिका आपस में ये डील फाइनल कर रहे हैं और इस डील का पहला रुझान भी सामने आ चुका है। हमास ने कहा है कि अमेरिका के साथ गजा की क्रॉसिंग्स खोलने, मदद चालू करने और जंग रोकने पर रजामंदी हो गई है, और उसका सबूत देने के लिए ये जो हमास का दावा है कि रजामंदी हो गई है, गजा में मदद भी जाएगी, क्रॉसिंग्स भी खुलेंगी और जंग भी रुकेगी, इसका सबूत देने के लिए हमास तैयार है इसराइली अमेरिकन फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए। अब से अगले 36-48 घंटों में उसकी रिहाई हो सकती है। इस वक्त वो हमास के कब्ज़े में है। अमेरिका इस फौजी को वापस लाना चाहता है क्योंकि इसकी ड्यूअल सिटीजनशिप है, नेशनलिटी है, अमेरिका की भी है, इसराइल की भी है, और ये बंदा अमेरिका को चाहिए ही चाहिए है, और इसको हमास छोड़ने को राज़ी हो गया है। हो सकता है कि अगले 36 से 48 घंटे में, या हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हो तब उसकी रिहाई हो चुकी हो आज दोपहर तक। हमास ने एक बड़ा सिग्नल दिया है कि वो हुकूमत नहीं चाहता। उसकी डिमांड है कि गजा का कंट्रोल अब एक आज़ाद और ईमानदार प्रोफेशनल ग्रुप को दिया जाए, ताकि गजा में लंबी मुद्दत तक सुकून रह सके, रिकंस्ट्रक्शन यानी फिर से तामीर का काम हो सके, और जो गजा का घेराव है वो ख़त्म हो। यानी IDF और नेतन्याहू के गजा में जमे रहने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना ही हमास का असल मकसद है। ये अमेरिका और हमास के दरमियान दूसरी बार डायरेक्ट बातचीत हो रही है, बिना इसराइल की मालूमात के हो रही है। पहले भी यही हुआ था। पहली बार जब ऐसा हुआ था तो इसराइल इतना भड़क गया था कि इस बातचीत को खोलने वाले या ऑर्गेनाइज करने वाले ट्रंप ने, जो एनवॉय थे ट्रंप ने उसे हटा दिया था। उसका नाम एडम बॉयलर था। हमास ने कतर, मिस्र और तुर्की की मीडिएशन की तारीफ की है। हमास का कहना है कि उनका सपोर्ट इस दौर में बेपनाह अहम रहा। जरा सोचिए, ये तीनों, तुर्की, मिस्र और कतर, क्या कह रहा है हमास? ये वो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम अलाइज हैं जिन्हें रोज़ाना सोशल मीडिया पर गालियां मिलती हैं, और अब वही मुल्क एक नए दौर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। हमास उनको थैंक यू बोल रहा है। तुर्की का नाम यहाँ क्यों आ गया है सोचिएगा। वही लोग हमास को भी अब गालियां दे सकते हैं जो लोग इन तीनों को गालियां देते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये नया मिडिल ईस्ट बनने की शुरुआत है? ये नेतन्याहू के मुंह पे एक और डिप्लोमेटिक तमाचा है? बताइए ना, क्या है ये? पहले अमेरिका ने यमन के हूथी से सीधा सीज फायर कर लिया बिना नेतन्याहू को बताए, और अब हमास से भी होस्टेज रिहा करवाने की बात कर ली, नेतन्याहू को पूछा तक नहीं। तो तस्वीर साफ है कि इस तस्वीर में नेतन्याहू या इसराइल नहीं है। तस्वीर साफ है कि अमेरिका पहले उस मोहल्ले में आग बुझा रहा है जहां वो खुद चिंगारी बन चुका था, और अब अमेरिका आ गया है मिडिल ईस्ट में एक नए आज़ाद फ़लस्तीन का रास्ता तय करने। जैसा कि खबरें हम पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहे हैं, अरब वर्ल्ड में यही खबर चल रही है। और पहला टोकन ऑफ लव, एक कैदी छोड़ेगा हमास। ये टोकन ऑफ लव हमास की तरफ से गया है। एक कैदी छोड़ेगा हमास
जो अमेरिका हर हाल में वापस चाहता है। कहानी अब सिर्फ गजा की नहीं रही, ये नए मिडिल ईस्ट का पहला पेज लगता है, बहुत कुछ बदलने वाला है। बढ़ते आगे दूसरी खबर देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है गजा में नेतन्याहू का ऑपरेशन एक वेस्टेड एफर्ट, यानी एक बेकार की कोशिश है, यानी एक ऐसी कोशिश जिसमें नेतन्याहू को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फतह वतह अता सता जो भी है, कुछ नहीं। एनबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद नेतन्याहू से तंग आ चुके हैं। ये बात QAnon ने दिखाई है, कुछ न्यूज नेटवर्क ने, और ग्राफिक प्लेट भी लगाई है कि नेतन्याहू से तंग आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप नाम का शख्स। सोर्स के मुताबिक ट्रंप ने अपनी क्लोज डोर मीटिंग्स में ये कहा है कि गजा में इसराइल के एक्सपेंडेड इन्वेजन, यानी कि जो हमले का दायरा बढ़ रहा है, उससे यानी जंग को और बढ़ाने से एक उससे कुछ हासिल नहीं होगा, इस सिवाय ये कि ये एक वेस्टेड एफर्ट बन के रह जाएगा, जो न सिर्फ बेकार है बल्कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन को और देर से होने देगा, उसमें अड़चने डालेगा। यानी ट्रंप खुलेआम तो नेतन्याहू को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर से नेतन्याहू की गजा पॉलिसी को नाकाम और बेकार समझ रहे हैं, बता भी रहे हैं। और सिर्फ गजा नहीं, पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो नर्म बयान दिए थे, उससे नेतन्याहू भी फ्रस्ट्रेटेड है, तपा हुआ है। यानी दोनों लीडर्स के दरमियान अब ना गजा पे एग्रीमेंट है, ना तेहरान पे। एक तरफ नेतन्याहू है जो हर कीमत पर गजा में मिलिट्री कंट्रोल चाहता है, और दूसरी तरफ ट्रंप जो कि कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ एक और डिले है अमन के रास्ते में नेतन्याहू की हरकतों को, एक डिले। यानी वॉशिंगटन और टेल अवीव के रिश्ते अब सिर्फ मुस्कुराहट तक महदूद हैं, और अंदर ही अंदर नाइत्तेफाकी का गुबार बढ़ता जा रहा है। हम गजा के घर तबाह करते जा रहे हैं, और अब गाजन्स के पास यानी गजा के लोगों के पास वापस जाने को कुछ नहीं बचा है। ये लफ्ज़ हैं ICC से वांटेड इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के। ये तीसरी खबर है। नेतन्याहू उसने खुद फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटी के सामने ये बात कही है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक नेतन्याहू ने खुला इकरार करते हुए कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर गिरा रहे हैं, और अब गजा के लोगों के पास लौटने की कोई जगह बाकी नहीं रही है। खबर के मुताबिक उसने कहा है कि गजा से जबरी निकासी यानी ज़बरदस्ती लोगों को बाहर निकालना, जिसे वो इमिग्रेशन बताता है, अब एक इनविटेबल आउटकम यानी एक नागज़ीर नतीजा बन चुका है। और इस ज़बरदस्ती की हिजरत की रुकावट क्या है? नेतन्याहू के मुताबिक सुनिएगा, नेतन्याहू के मुताबिक रुकावट इसराइल नहीं, बल्कि वो मुल्क हैं जो फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इसराइल गजा के लोगों को जबरन भगा रहा है और कह रहा है मसला ये नहीं है कि हम जुल्म कर रहे हैं, मसला ये है कि कोई इन जुल्म के शिकार लोगों को पनाह देने को तैयार नहीं है। क्या बकवास है। इस बयान के बाद दुनिया भर के इंसानी हुकूक के ग्रुप्स नेतन्याहू पर टूट पड़े। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा यह किसी मॉडर्न जमाने की एथनिक क्लींजिंग है। इसराइल जानबूझकर गजा के आम लोगों के घरों को तबाह कर रहा है ताकि फ़लस्तीनियों को जबरन जिला वतन किया जा सके। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? खुद नेतन्याहू कह रहा है प्रॉब्लम कानून की नहीं है, कानून की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को कौन अपने मुल्क में लेगा। बढ़ते आगे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नए वाइस प्रेसिडेंट हुसैन अल शेख ने हमास को खुला पैगाम दिया है कि अगर फ़लस्तीन को वाकई आज़ादी दिलानी है तो हथियार नहीं अमन का रास्ता चुनो। अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए अल शेख ने कहा कि हथियार थाम कर जद्दोजहद करने से सिर्फ तबाही मिलेगी, असली रास्ता पीसफुल अमन पसंद रेजिस्टेंस है। उनका कहना है कि हमास के पास जो हथियार हैं वो सियासत में बंटवारे का सबब बन रहे हैं। इट मीन्स फतह एंड हमास, तो बंटवारे का सबब बन रहे हैं हमास के हथियार। और इस वक्त जबकि गजा में जंग चल रही है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास से कांटेक्ट में है और उनके दरमियान अमन भी कायम हो रहा है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का दावा है।
अल शेख ने यह भी कहा कि हमास को एक यूनाइटेड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को तस्लीम करना चाहिए जिसमें दोनों तरफ के लोग हों, ताकि फ़लस्तीन की आवाज़ एक हो। याद रहे दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इन्हीं अल शेख को पीएलओ का पहला वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, जो कि उनकी करीबी टीम का ही हिस्सा है। तो क्या हमास, इस खबर के बाद अगर मैं सवाल उठाऊं, तो क्या हमास अमन का रास्ता चुनेगा या जंग का? ये फैसला अब सिर्फ गजा के हवाले नहीं, बल्कि पूरे फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से है। अब बात यमन की। यमन के ऊपर कल रात भारी बमबारी की इसराइल ने। 3 बंदरगाह रस ईसा, हुदैदा और सालिफ निशाने पर लिए और फूंक डाले। मतलब नुकसान बड़े लेवल का हुआ है। पूरे तौर पर तो नहीं तबाह हो सकते, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने यमन के हुथी कंट्रोल्ड 3 पोर्ट्स, 3 बंदरगाह, इन पर इतवार को देर रात हमला किया। रास ईसा, हुदैदा और सालिफ, यहाँ पर शिद्दत से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इसराइली फौज का कहना है कि हमले से पहले उन्होंने हुथीस के कब्जे में 3 बंदरगाहों के लोगों को, जो हुथीस के कब्जे वाले 3 बंदरगाह हैं, उनके वहाँ पर काम करने वाले, वहाँ पर जो भी मौजूद थे, उन तमाम लोगों को इवैक्यूएट करने की वार्निंग दी थी। कहा था यहाँ से भाग जाओ वरना अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार रहना। इसराइल चाहता था कि किसी को चोट न लगे, यह इसराइल का दावा है। बावजूद इसके लोग जख्मी हुए, खबरें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास ईसा फ्यूल पोर्ट को भी, जहां तेल जमा होता है, टैंकर्स होते हैं, उसे भी निशाना बनाया गया। यहां 10 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ये जंग अब सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रही। इसराइल अब खुले तौर पर यमन के अंदर भी मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है। ईरान की खबर लिए लेते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कल ओमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुई चौथे राउंड की न्यूक्लियर टॉक्स को फ्रूटफुल करार दिया, यानी कि जिससे फल मिल सकता है, नतीजे आ सकते हैं, अच्छा कुछ हो सकता है। उनका कहना है कि हमारे और अमेरिका के दरमियान पोजीशंस अब करीब आ रही हैं। पहले के मुकाबले में बात ज़्यादा सीरियसली और वजाहत के साथ हुई है। मस्कट में देर रात तक चली गुफ्तगू के बाद अब्बास अरागची ने जर्नलिस्ट को बताया कि अब जनरल बातों से आगे बढ़कर टेक्निकल डिटेल्स पे बात हो रही है। हालांकि टॉक्स मुश्किल होती जा रही हैं, बावजूद इसके आज की गुफ्तगू फायदेमंद थी। ये अब्बास अरागची ने रात रिपोर्टर्स को बताया। ये डेवलपमेंट्स उन रिपोर्ट्स के बाद आई हैं जहां लिबरमैन जैसे इस्राएली लीडर्स खुद ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ईरान की न्यूक्लियर डील का रास्ता खुद खोल दिया है। हमने कल ये खबर आपको बताई थी। उसने कहा था नन्यूक्लियर बम खुद नेतन्याहू ही ईरान के हाथ में थमा देगा एक दिन, देख लीजिएगा, उसने रास्ता खोल दिया है। खैर, बढ़ते आगे। सऊदी अरब के शाह, सऊदी अरब के किंग सलमान ने गल्फ के ममालिक के लीडर्स को रियाद में होने वाली गल्फ यूएस समिट में आने की दावत दी है। ये दावत उस वक्त दी गई है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा करने वाले हैं। इस समिट में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी, इकोनॉमी और रीजनल टेंशन्स पर बात होगी। यही वो वक्त है जब पूरे रीजन में गजा, यमन और ईरान को लेकर हालात काफ़ी टेंस हैं। ज़रूरत है, और याद रखिए कि ज़रूरी भी इन मुद्दों पर बातचीत होगी। ये बाहर नहीं रह सकते। हमने आपको बताया था ना, सीरिया से भी पहुँच रहे हैं, लेबनान से भी पहुँच रहे हैं लोग, फ़लस्तीन से महमूद अब्बास पहुँचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग होगी, गजा पर बात होगी। गजा का मसला सुलझ गया, सीरिया और लेबनान खुद सुलझेगा। बढ़ते हैं आगे। सीरिया की बात हुई है तो सीरिया की खबर भी लें कि सीरिया और सऊदी अरब कई अहम मसलों पर डिस्कशंस कर रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार रात को सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा से फ़ोन पर गुफ्तगू की। दोनों लीडर्स ने सीरिया के हालात, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से बात की और सियासी हल निकालने के एफर्ट्स पर, कोशिशों पर भी जोर दिया। एमबीएस ने एक बार फिर सऊदी अरब का वादा दोहराया कि वो सीरिया की सलामती, वहदत यानी यूनिटी और रिकंस्ट्रक्शन में मदद करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में इतना ही, और फिर से एक बार मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उसका बड़ा एहसानमंद हूँ कि आपका ये चैनल आज़ाद बोल इंडिया 5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली बन गया है। आप सबको मुबारकबाद। इसके
اس کا پورا کریڈٹ آپ جیسے ویورز کو ہے جو میرے ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں۔ میں ایمانداری سے محنت کرتا رہوں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، نہ کبھی بھوکالی ہاہاکاری کوئی تھمبنیل جھوٹا لگایا ہے، نہ کوئی جھوٹی مکار خبر دکھائی ہے۔ فیکٹس کے سہارے جو نیوز دکھاتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اور زیادہ اچھے طریقے سے دکھاؤں، کیونکہ ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔